Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 20th October 2022. Let's begin our today's important MCQ class for upcoming nursing jobs exams. First question is, the nurse assesses a client with diverticulitis and suspect peritonitis when which of the following symptoms are noted? आप हॉस्पिटल में किसी डाइवर्टिक्यूलाइटिस वाले पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से किस सिम्टम के मिलने पर आप ये मानेंगे कि इस डाइवर्टिक्यूलाइटिस वाले पेशेंट में अब पेरिटोनाइटिस कंडीशन डेवलप हो चुकी है? आपके ऑप्शंस हैं हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, रिजिड एब्डोमिनल वॉल, एक्सप्लोसिव डायरिया, एक्सेसिव फ्लैचुलेंस। यहाँ पर जो टर्म्स आपको कंफ्यूज कर रही हैं इनके बारे में जान लीजिएगा। सबसे पहले कि डाइवर्टिक्यूलाइटिस होता क्या है। मान लीजिए ये आपका पेशेंट है, ये पेशेंट की बॉडी यहाँ पर मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं। अब इस पेशेंट के ये आपके पेशेंट की इंटेस्टाइन है। मान लीजिए ये पेशेंट की लार्ज इंटेस्टाइन है और इस इंटेस्टाइन को चारों तरफ से कवर करने वाली ये ग्रीन कलर से मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये मान लीजिए पेरिटोनियल लेयर है। इस पेरिटोनियल लेयर ने एब्डोमिनल ऑर्गन्स को चारों तरफ से घेर रखा है। लेबलिंग कर लीजिएगा, दिस इज पेरिटोनियम लेयर। और यहां पर ये जो है ये मान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन आप सभी जानते ही हैं। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम जूम करके देखते हैं। मान लीजिए हम इंटेस्टाइन का ये वाला हिस्सा लेते हैं और इसे जूम करके देखते हैं। ये है इंटेस्टाइन का पार्ट। अगर इस इंटेस्टाइन के पार्ट में छोटे छोटे पैकेट्स बन जाएं, सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएं, तो ये चीज जो है ये डाइवर्टिक्यूला के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने इंटेस्टाइन के एक हिस्से को लिया और इसे जूम करके यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। और इस इंटेस्टाइन का जब आप जूम व्यू देख रहे हैं तो आपको इस जगह पर छोटे छोटे उभार दिखाई दे रहे हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है। इन्हें आप डाइवर्टिक्यूला नाम देते हैं। इन्हें आप डाइवर्टिक्यूला नाम देते हैं। अगर किसी क्लाइंट के अंदर इन डाइवर्टिक्यूलास के अंदर इंफेक्शन हो जाए और इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन डाइवर्टिक्यूलाइटिस के नाम से जानी जाती है। अगर इन डाइवर्टिक्यूला, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ आप देख रहे हैं, इनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ये कंडीशन डाइवर्टिक्यूलाइटिस कहलाती है, जो कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है। अब क्या हुआ, क्लाइंट के इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले तो ये डाइवर्टिक्यूला स्ट्रक्चर डेवलप हुई। अब इन डाइवर्टिक्यूलास के अंदर क्लाइंट ने कोई सीड लाइक फूड ईट किया। ये सीड यहाँ पर जाकर इन डाइवर्टिक्यूलास के अंदर अटक गया और उसमें सड़न पैदा हो गई, जिसके कारण यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हुई, पस पड़ने लगा और यहाँ पर सडनली डाइवर्टिक्यूलाइटिस कंडीशन डेवलप हो गई। और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले पाने के कारण अब ये जो डाइवर्टिक्यूला है, यहाँ से डाइवर्टिक्यूला जो है यहाँ से रप्चर हो जाता है और इसके अंदर जो भी इंफेक्शियस सब्सटेंस मौजूद था वो यहाँ से निकलकर पेशेंट के दूसरे एब्डोमेन एरिया में फैलने लगा। ये पूरा जो
इन्फेक्शन है वो अंदर ही अंदर फैलने लगा और क्लाइंट की जो ये पेरिटोनियम लेयर थी जो कि सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स को घेर कर रखती है, कवर करके रखती है, उसमें भी ये इन्फेक्शन चला गया और जैसे ही पेरिटोनियल लेयर के अंदर इन्फेक्शन पहुंचा, आपने इसे पेरिटोनाइटिस कंडीशन नाम दे दिया। अब आपको बताना है इस चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके जो कि इस पेरिटोनाइटिस कंडीशन में देखने को मिलेगा। होपफुली अब ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आंसर जानने के बाद समराइज्ड वे में हम एक बार इसे फिर से रिपीट करेंगे ताकि ये चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। अगर पेशेंट के एब्डोमेन एरिया के अंदर इंफेक्शन फैल रहा है तो उसका जो एब्डोमेन एरिया होगा वो रिजिड हो जाएगा, यानी पेशेंट के पेट वाले एरिया को जब आप हाथ से छूकर देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा सख्त लगेगा, रिजिड लगेगा, टाइट लगेगा और ये चीज हमें पेरिटोनाइटिस कंडीशन के होने के बारे में बताती है। अब इस चीज को वापस से एक बार देखिएगा। अगर किसी क्लाइंट की इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएं तो इन्हें हम डाइवर्टिक्यूला के नाम से जानते हैं। अब इन डाइवर्टिक्यूला वाले पेशेंट ने ऐसा कोई फूड सब्सटेंस लिया जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो ये फूड सब्सटेंस इसके डाइवर्टिक्यूला के अंदर जाकर अटक जाएगा और फिर इसके अंदर सड़न पैदा होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। ये कंडीशन इन डाइवर्टिक्यूलास के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करेगी और इसे हम अब डाइवर्टिक्यूलाइटिस का नाम दे देंगे। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता तो इन डाइवर्टिक्यूलाइटिस कंडीशन में यहां से डाइवर्टिक्यूला का रप्चर हो जाता है, ये डाइवर्टिक्यूला फट जाते हैं और इन डाइवर्टिक्यूलास के फटने पर इन इंटेस्टाइन के चारों तरफ जो ये पेरिटोनियल लेयर है इसके अंदर इन्फ्लामेशन पहुंचने लगता है और इस पेरिटोनियल लेयर के अंदर अब इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये कंडीशन पेरिटोनाइटिस के नाम से जानी जाती है और पेरिटोनाइटिस कंडीशन होने पर हमें रिजिड एब्डोमिनल वॉल जैसी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। इसके अलावा पेशेंट में पेरिटोनाइटिस कंडीशन होने पर सीवियर पेन देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन मोटिलिटी कम हो जाती है यानी खाना आगे बढ़ नहीं पाता, कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। इसके अलावा एब्डोमेन के अंदर एयर फ्लूइड और स्टूल का रिटेंशन भी इस कंडीशन में देखने को मिलता है। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज। अगर किसी क्लाइंट को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? ऑप्शन 1 लिथियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी क्लोरप्रोमेजिन, सी ब्यूप्रोपियोन, डी बेंजोडाइजपीन्स। बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर होने पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। The right answer is option A, lithium carbonate. बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर होने पर लिथियम कार्बोनेट को हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल करते हैं। आइए इस कंडीशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लें। हेडिंग लिखिएगा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर।
बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को आप मैनिक डिप्रेशन भी कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज मैनिक डिप्रेशन। इसे आप मैनिक डिप्रेशन कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि इस डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है एक्चुअली। इस कंडीशन में क्लाइंट में मूड स्विंग देखने को मिलता है। क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? मूड स्विंग्स देखने को मिलता है। स्विंग्स का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ जाना, यानी कि पेशेंट में कुछ समय तक तो डिप्रेशन रहता है, पेशेंट कुछ समय तो डिप्रेशन में रहता है, उसके बाद अचानक वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, इतना खुश लगता है कि इससे ज्यादा दुनिया में कोई कुछ है ही नहीं। फिर थोड़े समय बाद वापस ये डिप्रेशन में चला जाता है और इतना डिप्रेशन हो जाता है उसे कि वो सुसाइड करने जैसी बातें करने लगता है। फिर अचानक लाइन के अंदर मैनिक एपिसोड्स आने लगते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, एनर्जी से फुलफिल रहता है, बहुत अच्छी बातें करता है, ये सब कर लूंगा, सभी बातें कहता है। तो यानी अगर किसी क्लाइंट का जो मूड है, कभी डिप्रेशन, कभी मेनिया, कभी डिप्रेशन, कभी मेनिया, इस तरह से बदलता रहता है, तो ये कंडीशन जो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जानी जाती है। इसे हम मैनिक डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर डिप्रेशन और मैनिया शब्द के बारे में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। किसी भी क्लाइंट को यदि डिप्रेशन यदि होता है तो उस समय उसके अंदर एग्जैक्टली लो एनर्जी देखने को मिलती है, यानी कि वो हमेशा थका थका सा, बेचैन, परेशान सा आपको लगेगा। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर लो मोटिवेशन हो सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। लो इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ये सभी फाइंडिंग आपको जब क्लाइंट डिप्रेशन वाली फेज में होगा तो उसमें देखने को मिलेंगी। इसके ऑपोजिट यदि मैनिया की बात करें, मैनिक एपिसोड आने पर क्लाइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर क्लाइंट के अंदर आपको हाई एनर्जी देखने को मिलेगी, यानी कि क्लाइंट बहुत ज्यादा एक्टिव लगेगा आपको। इसके अलावा डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, यानी कि क्लाइंट को कम सोने की आवश्यकता महसूस होगी, वो कम सोकर भी पूरे दिन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगा। इसके अलावा क्लाइंट में लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी देखने को मिलता है। लॉस ऑफ टच ऑफ रियलिटी, सिंपल शब्दों में यदि मैं आपसे कहूं तो इस मैनिक एपिसोड के होने पर व्यक्ति पागलों की तरह बात करेगा, चांद तारे तोड़कर लाने की बात करेगा, धरती पर चांद तारे ला देगा, ऐसी ऐसी वो बातें करेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें अभी मैनिक फेज चल रही है और कुछ भी ना कर पाने की स्थिति में हो, होपलेस हो, तो ये यहाँ पर डिप्रेशन स्टेट को बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने समय तक क्लाइंट के अंदर ये डिप्रेशन या मेनिया रहता होगा एक बार में। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है। कई बार एक प्रकार का मूड यानी डिप्रेशन या फिर मैनिक एपिसोड है, वो कुछ दिन से लेकर डेज डेज टू मंथ्स तक रह सकता है। यानी कि हो सकता है क्लाइंट को 5 दिन डिप्रेशन हो, 5 दिन मैनिया हो, या हो सकता है 1 महीने डिप्रेशन में और रहे, 1 महीने मैनिक एपिसोड में रहे। तो ये चेंज हो सकता है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब हम इस डिजीज के कॉज की बात कर लेते हैं कि किस कारण से किसी व्यक्ति को ये बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। तो सबसे पहले वर्ड में ही मैं आपकी इस जिज्ञासा को शांत करूं तो एग्जैक्ट कॉज अननोन है। एग्जैक्ट कॉज अननोन, यानी कि वास्तव में इसका क्या कारण है
वो हम नहीं जानते, पता नहीं किस वजह से ये होता है लेकिन होता है। नेक्स्ट, इसके अलावा रिसर्च में कुछ कारण माने गए हैं जिनके कारण ये कंडीशन हो सकती है। उनमें सबसे ज़्यादा जेनेटिक फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि कुछ आनुवांशिक कारणों के कारण ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंट फैक्टर्स इस डिजीज को कॉज कर सकती हैं, या फिर अल्ट्रेशन इन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ब्रेन केमिस्ट्री। अगर किसी क्लाइंट में सर पर चोट लग जाए या किसी वजह से उसके ब्रेन की स्ट्रक्चर अगर बिगड़ जाती है तो उससे ये डिजीज हो सकता है। इसके अलावा क्लाइंट में यदि कोई केमिकल डिसबैलेंस हो गया है, ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स आदि में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके कारण भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। ये सभी कारण हम इसके कॉज में हम इंपॉर्टेंटली इंक्लूड करते हैं। इसके बाद यदि आप ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर दो चीजें यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है मेडिकेशंस और दूसरा है साइकोथेरेपी। ट्रीटमेंट में मेडिकेशन, और मेडिकेशन के अंदर हमने आपको बताया लिथियम, और दूसरा आता है साइकोथेरेपी। अब ये जो लिथियम ड्रग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार करिएगा। इसके बारे में शॉर्ट में हम बात करेंगे। एक्चुअल में ये जो लिथियम कार्बोनेट मेडिसिन है, ये क्लाइंट के मूड को स्टेबलाइज करती है, और जिससे कि उसका बिहेवियर स्टेब्लिश होता है और ब्रेन के अंदर जो भी डिसबैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है। इसके कारण सिम्टम्स डिक्रीज हो जाते हैं। आप चाहें तो नोट कर लें किस प्रकार से लिथियम बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर के अंदर काम करती है। स्टेबलाइज मूड, it stabilize mood and reduce extreme behavior, decrease लिख लीजिए, decrease extreme behavior, एक्सट्रीम बिहेवियर यानी मेनिया आदि के सिम्टम्स को डिक्रीज करती है। इसके बाद जो बैलेंस है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, वो बैलेंस हो जाता है और क्लाइंट में सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर बैलेंस, यानी कि जो लिथियम ड्रग है वो 3 प्रकार से अपना इफेक्ट दिखाती है, जिसके कारण बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर ठीक होने लगता है। सबसे पहले ये स्टेबलाइज करती है मूड को, यानी डिप्रेशन को ठीक करती है। इसके बाद मेनिया के जो एक्सट्रीम बिहेवियर होता है उसे कंट्रोल करती है, और फाइनली अगर ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है तो उसे बैलेंस करवा के ये क्लाइंट के मूड को स्टेबलाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a primigravida mother, engagement occurs at approximately gestation. किसी पहली बार प्रेग्नेंट हुई फीमेल में कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी पर एंगेजमेंट होता है? ऑप्शन ए 30 से 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर, ऑप्शन बी 32 से 34 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर, ऑप्शन सी 34 से 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर, ऑप्शन डी 38 से 40 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर।
इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। 34 से 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर प्रीमी ग्रेविडा के अंदर एंगेजमेंट होना देखा जाता है। एग्जैक्टली एंगेजमेंट होता क्या है इसे भी नोट कर लीजिए। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बेसिक शब्द है ये। एंगेजमेंट को हम कई बार डाउनवर्ड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। कई डॉक्टर्स डिलीवरी जब आप असिस्ट कराएंगे एज अ नर्सिंग ऑफिसर बनकर, तो एंगेजमेंट की जगह वो डाउनवर्ड शिफ्ट करके भी आपसे पूछ सकते हैं। डाउनवर्ड शिफ्ट, तो ये शब्द भी काफी प्रचलन में है, इसे आप याद रखिएगा। ये होता क्या है, अ, बच्चे का हेड डिलीवरी से कुछ समय पहले नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, इसे ही हम एंगेजमेंट या डाउनवर्ड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। बेबीज हेड मूव्स इनटू pelvis in preparation of birth। डिलीवरी या लेबर की तैयारी के लिए कुछ समय पहले बच्चे का हेड मदर के पेल्विस में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है। इसे ही हम डाउनवर्ड शिफ्ट या एंगेजमेंट के नाम से जानते हैं। और प्रीमी ग्रेविडा मदर्स के अंदर ये 34 से 36 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है। इसे ही हम वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी के रूप में जानते हैं। इस एंगेजमेंट के होने के बाद मदर में जो रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफिकल्टीज हो रही होती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा नीचे शिफ्ट हो गया। इसकी वजह से थोरेसिक कैविटी में लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए ज्यादा स्पेस मिल रहा है, तो पेशेंट मदर के अंदर रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस एंगेजमेंट स्टेज के बाद काफी हद तक रिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट ड्रॉप अकर्स ड्यू टू। किसी भी क्लाइंट में फुट ड्रॉप होने का क्या कारण है? सिंपली कहें तो फुट ड्रॉप की स्टेज में कौन सी नर्व प्रभावित होती है? सियाटिक नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व, ब्रेकियल प्लेक्सस। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। फुट ड्रॉप होने पर डीप पेरोनियल नर्व प्रभावित होती है। आइए इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और किसी डिजीज कंडीशन के चलते लंबे समय से ये बेड पर ही है। लंबे समय से मूवमेंट नहीं होने के कारण यहाँ की मसल्स कमजोर हो जाएंगी और इस जगह पर मौजूद पेरोनियल नर्व पर दबाव पड़ने के कारण ये डैमेज होंगी और फिर क्लाइंट का जो फुट वाला एरिया है वो सीधा स्ट्रेट यानी इस तरह से ना रहकर आगे की तरफ झूल जाएगा, लटक जाएगा। तो ये कंडीशन फुट ड्रॉप कहलाती है। पेशेंट के फुट एरिया का आगे की तरफ झूल जाना फुट ड्रॉप कहलाता है। इसे एग्जैक्ट वर्ड आप लिखना चाहें तो इट इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन। अगर क्लाइंट के पैर में प्लांटर फ्लेक्शन हो जाए तो ये कंडीशन फुट ड्रॉप कहलाती है और इसके अंदर पेरोनियल नर्व प्रभावित होती है। पेरोनियल नर्व प्रभावित होती है, इसे याद रखिएगा। पेरोनियल, पैरों में पाई जाने वाली नर्व, पैरों में पाई जाने वाली नर्व, दिस इज पेरोनियल नर्व। ये यहाँ पर अफेक्ट होती है और इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक फुट बोर्ड लगा देते हैं, यानी पेशेंट के पैर को ऐसी किसी चीज से सपोर्ट कर देते हैं जिसके कारण ये आगे की तरफ झूले नहीं, आगे की तरफ मूव ना करे। इस चीज को हम फुट बोर्ड के नाम से जानते हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। फुट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following is not included in Cushing's triad? कुशिंग्स ट्रायड के अंदर किसे इंक्लूड नहीं किया जाता? हाइपरथर्मिया, ब्रेडिपनिया, ब्रेडिकार्डिया, वाइडेंड पल्स प्रेशर. विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन कुशिंग ट्रायड? ट्रायड शब्द का मतलब होता है तीन से मिलकर बनने वाला. ट्रायड मीन्स थ्री. यस, आप बिल्कुल सही हैं. यहां पर हाइपरथर्मिया कंडीशन को इंक्लूड नहीं किया जाता. कुशिंग ट्रायड का इस्तेमाल बेसिकली हम किसी क्लाइंट के अंदर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो नहीं हो रहा इसे जांचने के लिए करते हैं. अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के अंदर आपको लगता है कि इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है, तो इस सिचुएशन को कंफर्म करने के लिए इस क्लाइंट में ये 3 साइन आप चेक कर सकते हैं. सबसे पहले क्लाइंट में ब्रेडिपनिया होने लगेगा, यानी उसका जो रेस्पिरेशन है वो 10 ब्रीथ्स पर मिनट से कम होने लगेगी. इसके बाद उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया होने लगेगा, यानी कि उसका जो हार्ट रेट है वो 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाएगा. और फाइनली जो पल्स प्रेशर है वो वाइड होने लगेगा, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो अंतर है वो बढ़ने लगेगा. तो अगर ये किसी क्लाइंट के अंदर तीनों चीजें देखने को मिलती हैं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर कुशिंग ट्रायड मौजूद है, यानी इस क्लाइंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो नॉर्मल से अब बढ़ रहा है. इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब होता है ब्रेन के अंदर प्रेशर. ब्रेन के अंदर प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड. ब्रेन के अंदर सीएसएफ या फ्लूइड के कारण जो प्रेशर होता है उसे हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर के नाम से जानते हैं. और नॉर्मल कितना होता है ये आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 5 to 15 mm ऑफ Hg. 5 से 15 mm ऑफ Hg नॉर्मल होता है. नेक्स्ट, whitest discharge from the vagina is seen in. इनमें से किस कंडीशन के होने पर वेजाइना से whitest डिस्चार्ज निकलता है? ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, गोनोरिया, कैंडिडियासिस. The right answer is option D. It is candidiasis. कैंडिडियासिस कंडीशन होने पर वेजाइना से व्हाइटिश डिस्चार्ज देखने को मिलता है. आइए वन बाय वन इन सभी डिजीज कंडीशन के बारे में जान लें, इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइकोमोनियासिस कंडीशन की. हेडिंग डालकर नोट कर लीजिएगा, ट्राइकोमोनियासिस. ट्राइकोमोनियासिस, इसे आप ट्रिंच के नाम से भी जानते हैं. कई बार इसे हम ट्रिंच नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं. ट्राइकोमोनियासिस कह दीजिए या फिर इसे आप ट्रिंच नाम से भी जानते हैं. बेसिकली ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और ये पैरासाइट के कारण होता है. इट इज ड्यू टू पैरासाइट. पैरासाइट के कारण होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ट्राइकोमोनियासिस. साइन एंड सिम्टम्स की यदि बात की जाए तो फीमेल के अंदर ये डिजीज कंडीशन होने पर फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, इसके अलावा जेनाइटल इचिंग,
इसके अलावा पेनफुल यूरिनेशन, ये सभी साइन एंड सिम्टम्स आपको यहां से देखने को मिलेंगे। अब यदि मेल के अंदर बात की जाए तो मेल के अंदर किसी भी प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स इस कंडीशन के होने पर नहीं देखने को मिलते हैं, नो सिम्टम्स। यानी कि मेल को यदि ट्राइकोमोनियासिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है तो उसमें मेल के अंदर कोई भी सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे, जबकि वुमेन्स के अंदर इस पैरासाइटिक डिजीज के होने पर वेजाइना से बदबूदार फ्लूइड निकलेगा, डिस्चार्ज निकलेगा। इसके अलावा जेनाइटल एरिया के अंदर इचिंग होगी और यूरिन के दौरान पेन होगा। ये सभी सिम्टम्स यहां से इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड ऑप्शन है सिफिलिस कंडीशन। सिफिलिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेडिंग लिखिएगा सिफिलिस। सिफिलिस भी एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी आप लिख सकते हैं। कई जगह आपको एसटीडी, कई जगह एसटीआई लिखा मिलेगा, दोनों का ही मतलब सेम ही होता है। ये एक बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल डिजीज है, और एग्जैक्ट कौन सा बैक्टीरिया इसे कॉज करता है इस चीज को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप स्टार मार्क कर लें इसे, इंपॉर्टेंट याद कर लें इसे। द नेम ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा सिफिलिस डिजीज देखने को मिलता है। इस डिजीज के होने पर किसी भी पर्सन के माउथ, पेनिस, वेजाइना, एनस, इस एरिया पर कैंकर्स डेवलप हो जाते हैं, सोर्स डेवलप हो जाते हैं। नोट कर लीजिएगा इसे। कैंकर्स और सोर्स, घाव कह सकते हैं आप इसे, डेवलप अपॉन माउथ, एनस, मेल है तो पेनिस पर हो सकते हैं, फीमेल है तो वेजाइना एरिया पर हो सकते हैं। तो माउथ एरिया, एनस एरिया, पेनिस, वेजाइना, इन सभी जगह पर इस डिजीज कंडीशन के होने पर घाव डेवलप हो जाते हैं, कैंकर्स या सोर्स डेवलप हो जाते हैं। इसके बारे में ट्रांसमिशन आपसे पूछा जा सकता है कि एक डिजीज कैसे फैलता है, तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू कैंकर और सोर। यानी अगर कोई व्यक्ति जिसे सिफिलिस डिजीज है और उसके शरीर पर बने घाव या सोर के कोई दूसरा व्यक्ति कांटेक्ट में आ जाए तो वहां से इस इंफेक्शन का ट्रांसमिशन हो सकता है, दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है। तो आप इसे कह सकते हैं इट स्प्रेड्स थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट हमारा तीसरा ऑप्शन था गोनोरिया। गोनोरिया भी इंपॉर्टेंट है, इसका कॉज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हेडिंग लिखिएगा गोनोरिया, गोनोरिया। इसे आप क्लैप डिजीज के नाम से भी जानते हैं। गोनोरिया को आप द क्लैप के नाम से भी जानते हैं, CLAP, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है आपको। ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अब इस डिजीज का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ये यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बड़ा बड़ा आप इसे नोट कर लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग प्रॉब्लम रहती है। नी सेरिया, निसेरिया, गोनोरी।
Neisseria gonorrhoeae is the name of bacteria that causes gonorrheal disease. अब यहाँ से साइन एंड सिम्टम्स इसके इंपॉर्टेंस रखते हैं कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स इसके होने पर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा पेनफुल यूरिनेशन, डिस्यूरिया भी कह सकते हैं आप इसे। पेनफुल यूरिनेशन यानी यूरिन पास करते समय पेन होना। इसके अलावा एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस और वेजाइना, पेनिस या वेजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। मेल के अंदर टेस्टिकुलर पेन हो सकता है, टेस्टिकुलर पेन हो सकता है यानी टेस्टिस में पेन हो सकता है। इसके अलावा वुमेन के अंदर अगर ये डिजीज कंडीशन होती है तो उसे लोअर स्टमक पेन हो सकता है, लोअर स्टमक पेन हो सकता है। कई बार पेशेंट असिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है यानी उसमें नो सिम्टम्स हो, कोई भी सिम्टम नहीं देखने को मिले लेकिन वो गोनोरिया पॉजिटिव होता है और ये पर्सन कैरियर के रूप में काम करता है और इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है। नोट कर लें इसे भी आप। पेशेंट समटाइम्स नो सिम्टम्स बट कैन ट्रांसमिट डिजीज। पेशेंट में किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं है लेकिन वो इस डिजीज को आगे ट्रांसमिट कर सकता है। अब अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो आप इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक देकर ठीक कर सकते हैं और अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपरली लेते हैं तो इससे क्लाइंट में, पेशेंट में इनफर्टिलिटी हो सकती है, इसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है यानी कि उसकी बच्चे पैदा करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, इनफर्टाइल हो सकता है पर्सन। यहां पर आखिरी ऑप्शन जो बचा है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे आखिरी में है कैंडिडियासिस, नोट करिएगा इसके बारे में भी। कैंडिडियासिस कैंडिडियासिस बेसिकली ये एक फंगल डिजीज है। इट इज अ फंगल डिजीज। और किस फंगस से ये होता है? ये होता है यीस्ट टाइप के फंगस से। और इसमें भी स्पेसिफिक आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कैंडिडा, और स्पेसिफिक यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कैंडिडा ऑल्बिकेंस। ये सबसे ज्यादा कैंडिडियासिस डिजीज कॉज करने वाले यीस्ट या फंगस का नाम है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, कैंडिडिया ऑल्बिकेंस। कैंडिडियासिस क्या है? एक फंगल डिजीज है और ये किससे होता है? ये यीस्ट नामक फंगस से होता है। स्पेसिफिकली नाम पूछे तो आप बता सकते हैं कैंडिडा, और स्पेसिफिकली पूछे तो आप बता सकते हैं कैंडिडा ऑल्बिकेंस। जो कैंडिडियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है, ये हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर देखने को मिल सकता है। जैसे माउथ में होता है तो इसे ओरल थ्रश कह देते हैं, जेनाइटल एरिया के अंदर हो सकता है ये, और माउथ में या सॉरी जेनाइटल एरिया में जब ये होता है तो वहां पर व्हाइटिश डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वैक्सीन। किसी भी क्लाइंट में रोटा वैक्सीन लगाने के लिए कौन से रूट का इस्तेमाल किया जाता है? ओरल, आईएम, आईवी या फिर सबक्यूटेनियस?
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओरल। बच्चों में डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज रोटा वायरस माना जाता है, यानी बच्चों में डायरिया होने का सबसे बड़ा कारण है रोटा वायरस से इन्फेक्शन होना। इस रोटा वायरस से होने वाले इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन की मदद से। रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन देकर आप इस रोटा वायरस के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इस वैक्सीन को हम ओरल रूट से देते हैं और 5 ड्रॉप्स इसकी डोज होती है। जैसे कि पोलियो की दवा आप पिलाते हैं, वैक्सीन आप पिलाते हैं, तो उसमें 2 बूंद जिंदगी की दी जाती है। यहाँ पर रोटा वायरस वैक्सीन टोटल डोज 5 ड्रॉप्स होती है और ओरल रूट से दिया जाता है। Next question. Height measurement of a 2 years old child is done by. अगर आपको 2 साल की उम्र वाले बच्चे में कितनी हाइट है इसे मापना हो तो आप किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए, इन्फेंटोमीटर का, बी, स्टैंडियोमीटर का, सी, रिफ्रैक्टोमीटर का, डी, गोनियोमीटर का। Which equipment can be used to measure the height of 2 years old child? ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है, इन्फेंटोमीटर एंड स्टैंडियोमीटर। कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि इन्फेंट शब्द का इस्तेमाल हम 0 से 1 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए करते हैं। सो यहाँ पर अब इन्फेंटोमीटर ऑप्शन नहीं रहा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, स्टैंडियोमीटर। 2 साल की उम्र के बच्चे में यदि उसकी लंबाई को मापना हो, हाइट को मापना हो, तो उसके लिए इन्फेंटोमीटर का इस्तेमाल किया, सॉरी, स्टैंडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इन्फेंटोमीटर का इस्तेमाल 1 साल से कम उम्र के बच्चे में लेंथ मेजरमेंट के लिए किया जाता है। बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो हमेशा लेटा रहेगा, इसलिए उसकी लेंथ को मापते हैं, इसलिए इन्फेंटोमीटर इस्तेमाल करते हैं। जबकि स्टैंडियोमीटर में 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की हाइट के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर बच्चे की लेंथ नहीं, बच्चे की हाइट मापी जाती है, उसकी ऊंचाई मापी जाती है, ना कि लंबाई। ये छोटे से कुछ शब्द हैं जिन पर गौर करके आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझकर आंसर दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टोमीटर। इसके बारे में प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है और आपको पता भी होना चाहिए कि रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल किस पर्पज से हॉस्पिटल में किया जाता है। तो नोट करिएगा, अगर किसी ब्लड सैंपल में आपको टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कितना है इसे पता करना हो तो रिफ्रैक्टोमीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, लेकिन ये कितना होता है इसे अगर आप मापना चाहें तो उसके लिए आप रिफ्रैक्टोमीटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि एसाइटिस कंडीशन के अंदर इंपॉर्टेंटली मेजर किया जाता है। टू measure total plasma protein in blood sample। सबसे पहला यूज तो ये हो गया इसका। दूसरे यूज की बात की जाए तो यूरिन सैंपल में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी आप इससे माप सकते हैं। किसी भी क्लाइंट में यदि आपको डिहाइड्रेशन का पता करना हो, ओवर हाइड्रेशन का पता करना हो, या फिर डायबिटीज इंसिपिडस जैसी कंडीशन के बारे में पता करना हो, तो उस सिचुएशन में हम यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं और वहां पर भी ये रिफ्रैक्टोमीटर ही इस्तेमाल किया जाता है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी
नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, इसे भी आप बता दीजिए। नोट कर लीजिएगा, ये होता है 1.0052 टू 1.030। अगर इसके बीच में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो ये नॉर्मल मानी जाएगी। यहाँ पर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि 1.005 की तरफ है तो इसका मतलब है व्यक्ति पूरी तरह से हाइड्रेटेड है, और इससे अगर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि ओवर हाइड्रेशन है। वहीं अगर 1.030 से यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी आगे बढ़ती है यानी इससे ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति में डिहाइड्रेशन है, वाटर कंटेंट कम हो गया है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। फाइनली हमारे पास गोनियोमीटर बचता है। गोनियोमीटर का इमेज जरूर आप देख कर जाइएगा। अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम किसी भी बॉडी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को चेक करते हैं। किसी भी क्लाइंट के शरीर के किसी भी जॉइंट में कितनी मूवमेंट है, कितना वो घूम सकता है, मुड़ सकता है, खुल सकता है, इसे अगर मापना हो तो वहां पर गोनियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, parrot like repetition of words spoken by others is known as। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को हूबहू दोहराता है, तोते की तरह उसकी नकल करता है, बिना किसी वैलिड रीजन के बार बार दोहराता है, तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? एनमैशमेंट, इकोप्रैक्सिया, इकोलेलिया, नियोलॉजिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ड की, एनमैशमेंट। इसका मतलब होता है जब किन्हीं दो लोगों के बीच में, दो लोगों की रिलेशन के बीच में कोई पर्सनल बाउंड्रीज ना हो या फिर बाउंड्रीज क्लियर ना हो, तो ये चीज अनमैशमेंट कहलाती है। अनक्लियर और नो पर्सनल बाउंड्रीज इन relationship of two persons, ये होता है एनमैशमेंट। तो आपका ये आंसर तो नहीं हो सकता, इट इज द रॉन्ग वन। फिर हम बात करते हैं इकोप्रैक्सिया। इकोप्रैक्सिया के अंदर यहाँ पर पी वर्ड पर गौर करिएगा, पी शब्द पर गौर करिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी के द्वारा की गई फिजिकल एक्टिविटी की हूबहू नकल करता है, उसे बिना किसी उद्देश्य से बार बार दोहराता रहता है, तो ये कंडीशन इकोप्रैक्सिया कहलाती है। कॉपी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विदाउट रीजन, या फिर इसे आप पर्पस लिख दीजिए। बिना किसी उद्देश्य के दूसरे की नकल करना, दूसरे की कॉपी करना इकोप्रैक्सिया कहलाता है। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी के अंदर बताया गया है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है न्यू वर्ड इन्वेंटेड, यानी कि व्यक्ति अपने आप ऐसा कोई नया शब्द बना दे जिसका मतलब किसी भी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, कोई उस वर्ड का मतलब नहीं समझ सकता, लेकिन क्लाइंट उसके बारे में जानता है। ये चीज नियोलॉजिज्म कहलाती है, यानी अपने आप से नया शब्द बना देना नियोलॉजिज्म कहलाता है। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। फाइनली ऑप्शन सी हमारे पास बचता है, इसे ही हम सही मानेंगे। तो हम कह सकते हैं किसी और के द्वारा बोले गए शब्दों को
यानी कि यहाँ पर एल पर गौर करिएगा, एल फॉर लैंग्वेज। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को कोई बार बार बिना किसी उद्देश्य के दोहराता रहता है तो ये कंडीशन इकोलेलिया कहलाती है। आपने पिंजड़े में बंद तोते को देखा होगा, वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों को हूबहू दोहरा लेता है, कॉपी कर लेता है। ये यहाँ पर इकोलेलिया का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जब कोई छोटा बच्चा बोलना सीख रहा होता है तो वो किसी और के द्वारा बोले गए शब्दों को कॉपी करता है, नकल करता है, बोलने की कोशिश करता है, उसे दोहराता रहता है। ये कंडीशन इकोलेलिया कहलाती है। तो पैरेट लाइक रिपीटिशन ऑफ वर्ड स्पोकन बाय अदर्स विदाउट एग्जैक्ट पर्पस नोन एज इकोलेलिया। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियोस फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8:30 बजे अपलोड किए जाते हैं। आप तक इन वीडियोस का लिंक पहुंचता रहे। किसी भी प्रकार से आप यदि इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के लिए वहां भी हम रेगुलरली कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।